Hello everyone, welcome back to our channel and this is July Current Affairs Part 2. In Part 1 we have discussed about RBI and banking related financial news. अगर आपने नहीं देखा है तो you can go in our playlist and watch that lecture too. और आज के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सेबी एंड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ बिकॉज ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आजकल नाबार्ड के जीए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है एंड ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ईएसआई सेक्शन, फॉर आरबीआई जीए सेक्शन, सारे सेक्शंस के लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है. लॉट ऑफ यू वर कमेंटिंग कि ये जो सीरीज़ है इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर नाबार्ड टू, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीआई. सो जस्ट लेट मी क्लियर कि ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीरीज़. Now, let us start with our first question that says, as per 74th edition of Statistical Review of World Energy 2025, which country became world's fourth largest biofuel consumer in 2024? Now, this is asking कि एक रिपोर्ट है that is Statistical Review of World Energy 2025. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो फोर्थ लार्जेस्ट बन गई है बायोफ्यूल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड in 2024? So that is India. Now the question can also be asked as कि इंडिया का कौन सा रैंक है इन बायोफ्यूल कंजम्पशन. सो द आंसर देन वुड बी फोर्थ. तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस सी सम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. ये रिपोर्ट क्या है एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस दिस रिपोर्ट. नाउ द रिपोर्ट नेम इज Statistical Review of World Energy 2025, which is released by Energy Institute headquartered in UK. Now, India's rank is 4th in the world and India has surpassed China for the second consecutive year. यानी चाइना की रैंक है 5th and इंडिया की रैंक है 4th. Now, biofuel consumption is around 77,000 barrels oil equivalent per day around, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है. अराउंड 40% इंक्रीज हुआ 2024 में एंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 31.8% पूरे 10 साल का. बट मेनली यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ इंडियाज रैंक एंड यू कैन जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि कितना परसेंटेज ग्रो हुआ है, व्हाट इज़ द डेली कंजम्पशन, दैट्स इट ऑफ ऑन दिस रिपोर्ट. नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन दैट सेज, Cochin Shipyard Limited recently signed an MOU with which South Korean company to enhance India's shipbuilding capabilities. Now it is asking कि Cochin Shipyard Limited एक जो कंपनी है उसने MOU साइन किया है कि साउथ कोरियन कंपनी के साथ ताकि इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाया जा सके. तो दैट इज़ HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड. सो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली कोचिन केरला में है, उसने MOU साइन किया है विद HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर एनर्जी कंपनी लिमिटेड विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ HD Hyundai साउथ कोरिया. And the purpose of MOU is to boost India's shipbuilding capabilities, to collaborate on workforce development and promote international maritime innovation. So MOU sign हुआ है between Cochin and Korea. Right. Now the next question says, which state has recently become third Indian state to cross 1 crore registered stock market investors? So the answer is Gujarat. कि गुजरात अब थर्ड इंडियन स्टेट बन गया है जिसने 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की मार्क को क्रॉस कर लिया है. देन विच आर फर्स्ट टू स्टेट्स आर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. अब ये 3 स्टेट्स हो गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात जिन्होंने 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स का मार्क क्रॉस कर लिया है. नाउ दीज 3 स्टेट्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 36% ऑफ टोटल इन्वेस्टर्स इन इंडिया. नाउ some data regarding total investors. सबसे पहले approximately 11.5 crore investors were there as of May 2025. Now 11 lakh new investors are added in May alone, that is showing 9% month on month growth. रीजन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, दैट इज़ 4.2 करोड़ एंड ग्रोथ ट्रेंड्स भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, दैट इज़ 24% ऑफ ग्रोथ एंड देन ईस्ट इंडिया. Now the next question asks, which organization has approved MobiKwik Securities to operate as a stockbroker and clearing member? The answer is SEBI. So you have to remember कि SEBI ने अप्रूव करा है MobiKwik सिक्योरिटीज़ को टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर. सो MobiKwik सिक्योरिटीज़ को
टू ऑपरेट एज स्टॉक ब्रोकर अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ the next question says, how much funding has Green Climate Fund approved for Asian Development Bank's Clean Energy Program in India? So Asian Development Banks का जो Clean Energy Program है उसके लिए Green Climate Fund ने जो funding approve की है that is around $200 million. सो आपको याद रखना है कि $200 million जो है वो बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर अ क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया हैज़ बीन अप्रूव्ड. नाउ ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर है इनक्योन साउथ कोरिया में, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है. एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, जो कि इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं. नाउ फंड्स आर रूटेड थ्रू ADB's इंडियाज़ ग्रीन क्लाइमेट ग्रीन finance facility and it is first ever green climate fund and ADB partnership in India. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ हमारे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट एवर ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक्स पार्टनरशिप है इंडिया में. नाउ इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग 65 million रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी and it also enables small developers to access financing for compressed biogas projects. So आपको याद रखना है कि ADB के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जो अप्रूवल दिया है फंडिंग का that is 200 million and because it is first partnership of green climate fund and ADB in India, so that is why this is important for us to remember. Now the next question says, what is a base fine for a 1-year delay in compliance under SEBI settlement scheme? So that is 1 lakh. I'll explain you SEBI settlement scheme. So what is SEBI settlement scheme? SEBI settlement scheme मतलब होता है अगर डिले हुआ है so what would be the fine, what would be the settlement amount. सो ताकि कोई लीगल एक्शन अवॉइड किया जा सके, इसलिए जो हम है मैटर को सॉल्व कर देते हैं बाय पेइंग अ फिक्स सेटलमेंट अमाउंट. अगर फाइलिंग्स में डिले हुआ है या कंप्लाइंस पेंडिंग है, सो वी विल सेटल दिस फॉर अ फिक्स सेटलमेंट अमाउंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ लीगल एक्शन. सो दैट इज़ व्हाट. सो सेटलमेंट अमाउंट कितना होता है फॉर 1 year. 1 year डिले अगर कुछ हुआ है तो सेटलमेंट अमाउंट वुड बी 1 lakh रुपीज़. फिर हर साल के साथ 50,000 रुपीज़ बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ फॉर सेकेंड ईयर इट वुड बी 1,50,000 रुपीज़ एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो इट कैन बी 1 to 6 lakh रुपीज़ एक्स्ट्रा डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो दिस इज़ द सेटलमेंट अमाउंट यू हैव टू रिमेंबर दैट SEBI इज़ अप्लाइंग. Now the scheme is aimed at clearing pending compliance issues and reducing litigation, ताकि लीगल जो इश्यूज़ हैं, लीगल एक्शंस हैं, उनको अवॉइड किया जा सके और जो मैटर है वो सेटलमेंट से सॉल्व किया जा सके. सो दिस इज सेटलमेंट स्कीम एंड इट वाज आस्किंग दिस ओनली कि बेस फाइन कितना है फॉर 1 year डिले इन कंप्लाइंस अंडर SEBI सेटलमेंट स्कीम. सो द बेस फाइन फॉर 1 year डिले इज़ 1 lakh रुपीज़ एंड देन इट विल इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज़ विथ एवरी ईयर. Yes, now next question says, according to ECB report, what percentage of global foreign currency reserves are held in gold? So answer is 20% and explain you the news. The news is relating to global foreign currency reserves. गोल्ड अब कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% ऑफ ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और अब बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट सरपासिंग यूरो. यूरो इज़ नाउ होल्डिंग 16% ऑफ ग्लोबल रिजर्व एंड US डॉलर तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हाईएस्ट ग्लोबल रिजर्व है US डॉलर के, that is around 46%. But now second is gold with 20% and then third is euro with 16%. Euro, gold and US डॉलर. सो ये आपको याद रखना है कि गोल्ड अब सेकेंड नंबर पे आ गया है इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. सो इट वाज आस्किंग दिस ओनली कि कितना परसेंटेज है ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का गोल्ड में. सो दैट इज़ 20%. Now the next question is, which country's shipping firm announced investment in India's shipping sector? So कौन सी कंट्री के शिपिंग फर्म्स ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के शिपिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे? सो द आंसर इज सिप्रस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपेंड. जो सिप्रोइड शिपिंग फर्म्स हैं, यानी कि जो सिप्रस की शिपिंग फर्म्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अराउंड 10,000 crore इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. नाउ दिस इन्वेस्टर्स वुड बी सिप्रस बेस्ड. 2 इन्वेस्टर्स होंगे. दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, बस आप इतना याद रखिए कि सिप्रस बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो 10,000 crores इन्वेस्ट करने वाले हैं इन इंडिया शिपिंग सेक्टर. नाउ व्हाई इज दिस रेलिवेंट? दिस न्यूज़ इज रेलिवेंट बिकॉज इट इज़ लार्जेस्ट FDI इन इंडिया शिपिंग सिंस 2005. 2005 लाइक
आफ्टर 20 ईयर्स इतना ज़्यादा बड़ा FDI इंडियन शिपिंग सेक्टर में आ रहा है, दैट इज़ 10,000 करोड़ रुपीज़. Now, जो ships purchased under this initiative would be registered under the Indian flag and it will expand India's shipping capacity. Now, this is also relating कि हमने 2005 में हमारा 100% FDI कर दिया था शिपिंग सेक्टर में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि 100% FDI is allowed in shipping sector. Right, 100% FDI is allowed in shipping sector and 10,000 crore investment is coming from Cyprus, which is one of the largest investment after so many years. The next question is, which exchange ranked 4th globally in IPO fundraising during first half of current year 2025? So that is National Stock Exchange. तो what is the news कि National Stock Exchange जो है वो 4th नंबर पे है globally in IPO fundraising. So you have to remember this. Now, which company became world's first publicly traded company to reach USD 4 trillion market value? So 4 trillion market value reach करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी है NVIDIA. So NVIDIA is the right answer. Now, which company launched BSE Insurance Index? So BSE Insurance Index has been launched by BSE ऑब्वियसली, बट इसमें जो रेलिवेंट चीज़ है वो हम देखते हैं. सो BSE ने लॉन्च किया है इंश्योरेंस इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ दिस इज़ एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज़ सब्सिडरी ऑफ BSE. तो यानी BSE की एक सब्सिडरी है दैट इज़ एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और सब्सिडरी ने लॉन्च किया है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स. नाउ दिस वुड कंस्टिट्यूट बेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड इंसेप्शन डेट इज़ 2018. इस कंपनी की इंसेप्शन डेट इज़ 2018 जिसने लॉन्च किया है इंश्योरेंस इंडेक्स. सो यू हैव टू रिमेंबर कि इंश्योरेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? इंश्योरेंस इंडेक्स लॉन्च किया है BSE ने, जिसकी सब्सिडरी के थ्रू, एंड दैट सब्सिडरी इज एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड. नाउ, which company unveiled a new logo to commemorate 70 years of innovation? So new logo has been commemorated, or new logo has been unveiled by Yamaha Motor to commemorate 70 years of innovation. And this is important because this is the first time in 27 years कि जो corporate company है उसने अपना redesign किया है corporate logo. So this is important in that respect. But आपको याद रखना है कि Yamaha Motors ने unveil किया है अपना new logo to commemorate its 70 years of innovation. Now, which organization have launched Universal Health Coverage Peers Network? So it has been launched by Asian Development Bank. Which Caribbean country became first to have UPI available? तो अब कौन सी कैरिबियन कंट्री फर्स्ट बन गई है जहाँ पर UPI अवेलेबल हो गया है? दैट इज़ Trinidad and Tobago. So these two are Caribbean countries जहाँ पर अब UPI अवेलेबल है. Now, this न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस MCQ कि ADB ने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पेयर्स नेटवर्क इन द एशिया पैसिफिक, एंड दैट्स इट. येस, ओके. Now the next question is, the increase in retail losses in financial year 25 compared to 24 was how much? Now it is 41%. Now in retail losses in what? I'll tell you. Retail losses first of all in it is talking about trading market. SEBI की report है ये. So let us discuss this report in detail. Now SEBI has laid out its market trends of financial year 2025 कि कितने losses हुए हैं, what is the increase per retail trader, क्या loss है, etc. So first of all SEBI is telling कि जो retail traders हैं उन्होंने 41% lose किया है in comparison to financial year 2024. Now it is saying कि retail traders lost approximately 1 crore 5,603 rupees crore in equity derivatives, that is 41 increase from financial year 24. Average net loss per trader हो गया है अब 1.1 लाख रुपीज़, जो कि बढ़ गया है फ्रॉम 86,728 रुपीज़. ओवर 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेड नेट लॉसेस सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना है कि 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने नेट लॉसेस बनाए हैं सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स. सो यहाँ पर ये यही पूछ रहा था कि नेट रिटेल लॉसेस में इंक्रीज़ कितना हुआ है एज पर सेबी का ट्रेडिंग रिपोर्ट या फिर डेटा मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
who released the report titled Growing Retail Digital Payments, The Value of Interoperability, highlighting India's leadership in fast digital payments. तो आपको ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है कि रिपोर्ट किसने लॉन्च की है. तो दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. Now the next question is, which organization granted a loan of rupees 975 crore or 85 million US dollar for building infrastructure in 9 industrial areas in Tripura? तो त्रिपुरा में ADB ने इन्वेस्टमेंट करी है. So the investment is of around 975 crore or 85 million US dollars. So you have to remember this. Now the next report or the next sets of questions are related to Global Findex report of 2025. तो ये हम डिटेल में देखेंगे. सो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2025 लॉन्च की है वर्ल्ड बैंक ने. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च की है वर्ल्ड बैंक ने. नाउ वर्ल्ड बैंक जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, और इसके प्रीवियस एडिशंस रिलीज़ हुए थे 2011, 2014, 2017 एंड लेटेस्ट वॉज 2021, और अभी हमारे पास लेटेस्ट आ गया 2025. तो ये जो रिपोर्ट का डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. सो वी विल स्टडी दैट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट हमें क्या बताता है. ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट शोज वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑन डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रॉस बॉर्डर एनालिसिस, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटा, डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर एंड राइज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जेंडर गैप इन अकाउंट ओनरशिप. ये सारे डेटा हमें पता चलते हैं विथ हेल्प ऑफ ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट. अभी ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट ने क्या बोला है. सो लास्ट रिपोर्ट क्योंकि 21 में रिलीज़ हुई थी, तो सारा एनालिसिस जो हुआ है वो 21 के डेटा को याद रखकर किया गया है. देन द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज नाउ 24-25. तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड, सबसे पहले हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक, हम वर्ल्ड में बात कर रहे हैं. तो वर्ल्ड वाइड अडल्ट विद बैंक और मोबाइल मनी अकाउंट्स, तो कितने परसेंटेज है अडल्ट विद बैंक या फिर मोबाइल बैंकिंग अकाउंट, कितने परसेंटेज लोग हैं. तो दैट इन 2021 इट वॉज 74% और अभी बढ़ के हो गया है 79%. इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये परसेंटेज 69% था पहले, अभी हो गया है 75%. तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है. नाउ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो सेविंग ट्रेंड्स हैं, ये भी हम 21 to 24 की बात कर रहे हैं इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव. तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो सेविंग का ट्रेंड है वो पहले 24% सेव करते थे, नाउ दे आर सेविंग 40%. नाउ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में जो है नाउ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में 20% का चेंज आया है, यानी हाईएस्ट फॉर्मल सेविंग रेट ग्लोबली. सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आया है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में, अराउंड 20% ऑफ पॉइंट्स का. देन चाइना विद इन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, यानी ईस्ट एशिया और पैसिफिक के अंदर जो चाइना है उसमें 22% का अलोन इंक्रीज़ आया है. दैट इज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू रीजनल राइज. देन ऑफ सब सहारन रीजन, सब सहारन अफ्रीकन 35% रहा है 2024 में. सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबली मोस्ट सेविंग्स वाया मोबाइल मनी. एंड जेंडर गैप वुमेंस का 18% था 2021 में सेविंग्स, 2024 में इट हैज़ नियरली डबल 36%. बट स्टिल गैप कम हुआ है, बट स्टिल मैन जो है वो हायर है बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी मैन का सेविंग रेट अभी भी वुमेन से हायर है. देन एडल्ट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, तो सबसे ज़्यादा 34% यूज़ कर रहे थे डिजिटल पेमेंट 2014 में. 2024 में 61% जो है वो यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स. जो जेंडर गैप है साउथ एशिया में, वो लार्जेस्ट जेंडर गैप है ग्लोबली. वुमेन जो है वो 15 परसेंटेज पॉइंट्स कम है मेन से इन डिजिटल पेमेंट यूसेज. फिर डिजिटल मर्चेंट पेमेंट्स जो ऑनलाइन स्टोर होती हैं वो 21 में 35% स्टोर्स ऑनलाइन थी. नाउ इन 2024 42% आर एक्सेप्टिंग ऑनलाइन. देन अडॉप्शन लीडर्स में कजाकिस्तान, केन्या, मंगोलिया वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो रहा है. गवर्नमेंट पेमेंट्स में 75% रिसीव डायरेक्टली सैलरी इन अकाउंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर सैलरी में 50% पेड डायरेक्टली इनटू अकाउंट्स, यानी फॉर्मलाइजेशन ग्रो हो रहा है. गवर्नमेंट सैलरीज में 75%, प्राइवेट सेक्टर में 50%.
नाउ अगर हम इंडिया स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो इंडिया हैज़ हाई अकाउंट ओनरशिप रेट अराउंड 90%, मतलब 9 out of 10 adults have financial account, a very good financial ratio. नाउ 2011 में ये 35% था, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू अराउंड 89%. ग्लोबल एवरेज 79% है, इंडिया 89% पे है. लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का 75% है, बट ऑब्वियसली हाई इनकम कंट्रीज़ का जो रेशो है, रेट है, वो 95% है. बट इंडिया का 89% है एंड मोर देन ग्लोबल एवरेज ऑफ 79%. इनएक्टिव अकाउंट्स का डेटा इंपॉर्टेंट है. इंडिया में जो इनएक्टिव अकाउंट्स है वो 16% है, जो कि हायर है ग्लोबल एवरेज से, दैट इज़ 6%. इंडिया हैज़ हायर डोमेंसी, क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट्स इंडिया में 16% है. वो अकाउंट्स जो कि पास्ट 12 महीने में यूज़ नहीं हुए हैं, दे आर 16%. एंड इनएक्टिव अकाउंट्स फॉर ग्लोबल एवरेज द डेटा इज़ अराउंड 6%, दो इंडिया के इनएक्टिव अकाउंट्स आर हायर देन ग्लोबल एवरेज. नाउ जस्ट लेट अस सी द रिपोर्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सबसे पहले वर्ल्ड वाइड अडल्ट विथ बैंक और मोबाइल बैंकिंग अकाउंट 79%, इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज 75%. फिर सेविंग ट्रेंड्स में 40% लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, सबसे ज़्यादा सेविंग हो रही है ईस्ट एशियन पैसिफिक में, एंड सेकेंड नंबर पे सब सहारन अफ्रीकन में. जेंडर गैप का जो रेशो है वो एक्चुअली डबल हो गया है, वुमेन्स का सेविंग रेशो, बट फिर भी वो कम है बाय मैन बाय 7%. फिर अडल्ट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री जो डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, दे हैव बिकम 61%. जेंडर गैप सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में है, डिजिटल पेमेंट 42%. फिर गवर्नमेंट पेमेंट 75% अकाउंट्स में आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में 50% सैलरी अकाउंट्स में आ रहा है. देन इंडिया में 89% ओनरशिप, ग्लोबल एवरेज इज 79%, हायर इनकम कंट्रीज़ का 95%, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का डेटा इज अराउंड 75%. उसके बाद इनएक्टिव अकाउंट्स इंडिया में है 16% और ग्लोबल एवरेज है 6%. सो इतना डेटा, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ the next question is, JFSL has partnered with which company to form a 50-50 domestic reinsurance JV in India? So answer is Alliance Group. I'll explain you the news. The news is JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की, एंड अलायंस ग्रुप यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड अलायंस ग्रुप ने what has happened, an Alliance Group ने through its 100% owned subsidiary Alliance Europe BV entered into a binding agreement, और उन्होंने फॉर्म किया है 50:50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर to serve dynamic and high growth insurance sector in India. This joint venture aims to expand to access to insurance, supporting the national goal of insurance for all 2047. So our goal is insurance for all till 2047. इस गोल को सपोर्ट करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अलायंस ग्रुप की सब्सिडरी दैट इज़ अलायंस यूरोप बीवी ने एक MOU साइन किया है, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है टू फॉर्म अ 50:50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर. सो यहाँ पे यही पूछ रहा था वो कि जॉइंट जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू फॉर्म 50:50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया. सो दैट इज़ अलायंस ग्रुप. नाउ what is unique about Aurum SMREIT in India? सो ऑरम SMREIT जो है वो फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड SMREIT है इंडिया में. सो इट इज़ फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड SMREIT. नाउ ऑरम प्रॉपटेक लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट लिस्टेड SMREIT. सो ऑरम प्रॉपटेक को सेबी का अप्रूवल मिला है जुलाई 18 को टू लॉन्च AMSA SMREIT. Now it is India's first publicly listed small and medium real estate investment trust that is SMREIT. ये प्लेटफॉर्म अलाउ करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को टू एक्वायर फ्रैक्शनल ओनरशिप इन completed रेंट yielding कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑफिसेज एंड रिटेल स्पेसेस. सो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड SMREIT कौन सा है, दैट इज़ ऑरम SMREIT. Now, which company recently received SEBI's approval to launch a mutual fund business? तो अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है सेबी का कौन सी कंपनी को कि वो म्यूचुअल फंड बिजनेस को लॉन्च कर सकती है, तो दैट इज़ वेल्थ कंपनी एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड. नाउ
जो वेल्थ कंपनी है दैट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पेंटोमेथ ग्रुप, और उसको सेबी का अप्रूवल मिला है टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस एज वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, एंड इट विल बिकम इंडियाज यंगेस्ट एएमसी इन अ सेक्टर वैल्यूड एट 74.41 ट्रिलियन। और इसलिए ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू स्टडी, क्योंकि वेल्थ कंपनी जो है वो इंडिया की यंगेस्ट एएमसी इन सेक्टर है जिसकी वैल्यूएशन इतनी हाई है। नाउ SEBI recently renewed the recognition of MCX Clearing Corporation Limited as a clearing corporation till which year? यानी SEBI ने अभी रिन्यू किया है रिकॉग्निशन ऑफ MCX Clearing Corporation Limited, और वो कितने टाइम तक, कितने ईयर तक एज ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम कर सकता है? सो दैट इज़ टिल 2028। नाउ व्हाट इज हैपेंड इज कि जो एंटिटी है दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज MCXCCL, तो सेबी ने रिन्यू किया है MCXCCL का रिकॉग्निशन नाउ फॉर 3 ईयर्स, 2025 से लेकर 2028 तक, और कंडीशंस है कि उसको कंप्लाई करना है विद सेबीज फ्रेमवर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो 3 साल के लिए जो रिकॉग्निशन है उसको रिन्यू कर दिया गया है ताकि वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम कर सके फॉर ट्रेड्स ऑन MCX। नाउ रिसेंटली हाउ मेनी मोर बैंक्स वर इंक्लूडेड और एडिड टू UPI पे नाउ पेमेंट लिंकेज? हमें पता है कि UPI पे नाउ लिंकेज इज़ ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। सो फॉर दिस अभी इंडियन बैंक्स ऐड हुए हैं कितने? 13। नाउ व्हाट इज़ हैपेंड इज़ कि NPCIL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि ग्लोबल आर्म है NPCI का, NPCI जो है ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका एक इंटरनेशनल ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो अब 13 नए बैंक्स को ऐड किया है इन UPI पे नाउ पेमेंट लिंकेज। पे नाउ इज़ ऑफ सिंगापुर एंड UPI इज़ ऑफ इंडिया, तो इन दोनों के लिंकेज में अब 13 और बैंक्स जुड़े हैं, अब टोटल बैंक्स हो गए हैं 19। दिस इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को इनेबल कर सके बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नाउ इट एक्सपेंड एक्सेस, बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिड्यूसेस रेमिटेंसेस कॉस्ट एंड टाइम। Now the next question is, according to CRISIL's latest macroeconomic report, India's CPI inflation is projected to average in financial year 26 at what percentage? यानी पूछ रहा है कि CRISIL रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा CPI इन्फ्लेशन है वो 2026 में कितना रहेगा? सो दैट वुड बी 4%. Now it is asking CRISIL project CPI inflation for financial year 2025 at what level? For financial year 2025 वो कितना रहेगा? That would be 4.6%. But for 26 it would be 4%. Now CRISIL की रिपोर्ट ये भी पूछ रही है, इस पर CRISIL रिपोर्ट, what would be India's GDP growth for 2026? So इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी for financial year 2026? So that would be 6.5%. Now the next question is, SEBI's newly launched centralized compliance reporting portal is called as what? तो SEBI ने अभी एक नया centralized compliance reporting portal launch किया है जिसका नाम है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। So सामूहिक प्रतिवेदन मंच is the right answer. Now this मंच or the portal सामूहिक प्रतिवेदन मंच portal will be effective from which time or which date? So that is 1st of August 2025. As per SBI research report on octennial anniversary of GST, which state accounts for the highest share of active GST taxpayers in India? किस स्टेट में हाईएस्ट GST के टैक्स पेयर्स हैं? तो दैट इज़ उत्तर प्रदेश 13.2%. According to the report, 5 states that are UP, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka account for nearly what percentage of total active GST taxpayers in India? यानी ये रिपोर्ट बोल रही है कि ये 5 स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका मिलकर 50% ऑफ टैक्स पेयर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं GST के, एंड सबसे ज़्यादा करता है यूपी, दैट इज़ 13.2%. राइट. Now, the SBI report highlights that gross GST collection have doubled in the last 5 years, reaching approximately how much in financial year 2025? So, approximately 22.1 lakh crore GST collections हो गए हैं. Now, it have doubled in the last 5 years, but now it has become 22.1 lakh crore rupees.
Next question asks, in financial year 25, what percentage of equity derivatives trading was done through algos as per NSE Market Pulse report? तो as per NSE Market Pulse report कितना equity derivative trading किया गया था through algos? So that was 70% trading. नाउ व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग यानी एल्गोरिदम ट्रेडिंग. एल्गोरिदम ट्रेडिंग यानी कि कंप्यूटर की प्रोग्राम से जब हम बाय सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉक मार्केट में, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एल्गो ट्रेडिंग. नाउ बिकॉज क्योंकि ये कंप्यूटर से हो रहा है, दिस ट्रेडिंग इज़ फास्टर देन दैट ऑफ ह्यूमंस. सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की ट्रेडिंग फास्टर हो सकती है. नाउ दिस रिपोर्ट इज़ आस्किंग, मार्केट पल्स रिपोर्ट, कि कितना परसेंटेज ट्रेडिंग जो है वो कंप्यूटर से किया गया था, थ्रू एल्गोरिदम किया गया था. सो इट वॉज अराउंड 70% जो ट्रेडिंग है 2025 में, वो जो है वो एल्गोज से किया गया था, यानी कि एल्गोरिदम कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू किया गया था. NSE has also issued a retail algo trading rule book जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू होगा फॉलोइंग सेबीज एडवाइस, ताकि एल्गो ट्रेडिंग को सेफ, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके फॉर स्मॉल ट्रेडर्स. बिकॉज यू कैन इमेजिन कि 70% जब ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग से हो रहा है, सो इट लीव्स अ वेरी स्मॉल रूम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स कि वो उनके लिए जो ट्रेडिंग हो वो काफ़ी फेयर हो, सेफ हो और ट्रांसपेरेंट हो. Now, what have been the key regulations in NSE's new retail algo trading guidelines? तो सबसे पहला जो रेगुलेशन है दैट इज़ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एल्गो स्ट्रैटेजीज़. हर रिटेल एल्गो को रजिस्टर करना है NSE के साथ और उनको एक यूनिक ID प्रोवाइड की जाएगी. रजिस्ट्रेशन डन थ्रू द ब्रोकर वेदर द एल्गो इज़ मेड बाय ट्रेडर, ब्रोकर और सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी रजिस्ट्रेशन वुड बी कंपल्सरी. देन हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोज जो होंगे दैट इज़ सेंडिंग मोर देन 10 ऑर्डर्स पर सेकेंड मस्ट बी रजिस्टर्ड. स्लोअर एल्गोज जो होंगे जो कि लेस देन 10 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं पर सेकेंड, उनके लिए NSE रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट ब्रोकर मस्ट स्टिल मॉनिटर. सो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी ऑर्डर्स पर सेकेंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद NSE, सो आंसर वुड बी मोर देन 10 ऑर्डर्स. अगर 10 ऑर्डर से ज़्यादा प्लेस कर रहे हैं पर सेकेंड आई एम टॉकिंग, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी. राइट. नाउ इफ़ एल्गो लॉजिक चेंजेस इट मस्ट बी री रजिस्टर्ड. अगर एल्गो का लॉजिक चेंज होता है तो री रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड ब्रोकर्स कैन ऑल्सो इम्पोज स्ट्रिक्टर रूल्स बट कैन नॉट एक्सीड NSE लिमिट्स. Now, classification of strategy has been done. Standard algos, execution algos, black box algos, ये 3 स्ट्रैटेजीज़ में हमने क्लासीफाई किया है. स्टैंडर्ड एल्गोज यानी नॉर्मल एल्गोज जिसको चेक करना है और रजिस्टर करना है इन 10 वर्किंग डेज़. तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि कितने वर्किंग डेज़ में नॉर्मल एल्गोज को रजिस्टर करना है. सो नॉर्मल वंस को चेक करना है और रजिस्टर करना है इन 10 वर्किंग डेज़. देन एग्जीक्यूशन एल्गोज जिसमें लोअर रिस्क है उनको 7 वर्किंग डेज़ का अप्रूवल की ज़रूरत है, यानी फुली डिस्क्लोज लॉजिक. अगर फुली डिस्क्लोज्ड है लॉजिक को, लोअर रिस्क है, 7 वर्किंग डेज़ का अप्रूवल में अप्रूव करना है. देन ब्लैक बॉक्स एल्गोस यानी जिसका लॉजिक हिडन है, तो प्रोवाइडर मस्ट बी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. तो जो प्रोवाइडर है वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए. Then, algo providers must be impaneled with NSE unless developed in-house by brokers. So, this is it with the news. Now, let me just take you back to this. ये तो आपको समझ आ ही गया था कि इक्विटी में algos 70% हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली. एंड देन द रिपोर्ट सेज कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है. अगर मोर देन 10 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं तो रजिस्टर करना ही करना है. देन नॉर्मल वंस को 10 दिन में रजिस्टर करना है. एग्जीक्यूशन एल्गोज को 7 डेज़ में रजिस्टर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently SEBI allowed which startup to test fractional shares in its innovation sandbox. यानी कि fractional shares यानी कि फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग 1.5 और 2.8 ऐसे शेयर्स अगर बेचना है, फ्रैक्शनल में शेयर्स बेचना है, तो नाउ दिस टेस्टिंग इज़ बीइंग डन इन इनोवेशन सैंडबॉक्स. तो अभी सेबी ने कौन से स्टार्टअप को अलाउ किया है कि वो ये फ्रैक्शनल शेयर्स को टेस्ट करे इन इट्स इनोवेशन सैंडबॉक्स, सो दैट इज़ Zolls. तो इसको सेबी ने भी रिसेंटली अप्रूवल दिया है टू टेस्ट फ्रैक्शनल शेयर्स इन इट्स इनोवेशन सैंडबॉक्स. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप यू एन्जॉयड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन, और जिसमें हमने जो हमारी फर्स्ट पार्ट की बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ थी उसको सेबी और इकोनॉमी की न्यूज़ से और अच्छे से कवर कर लिया है. आई होप यू एन्जॉयड दिस पोर्शन. इन पार्ट 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, एंड ये पार्ट भी इट विल कम टुडे ओनली बाय इवनिंग.
And also in part 4 by tomorrow we are going to discuss all agriculture current affairs news that is important for July month. So I hope you are liking this series. Please like, share and comment if you like it. So, and if you want to connect to me for any of your doubts, any personal doubts, professional doubts, or any of the doubts, I am here to help. You can connect me on Telegram in the discussion channel or in the comment section, and I'll tell you where to connect. And I hope you're liking this series, and thank you for watching.